का एकीकरण बता दिए थे और जर्मनी का नाजीवाद भी बता दिए थे। जर्मनी में नाजीवाद के जनक कौन थे? एडोल्फ हिटलर। मीन कैंप किसकी पुस्तक है? हिटलर की। हिटलर यहूदियों से नफरत करता। हिटलर को उसके सैनिक फ्यूहरर करके बुलाते थे। क्या बुलाते थे? फ्यूहरर। हिटलर की पत्नी का नाम ईवा ब्राउन। ज्वाइंट सोसाइटी किया था सब। क्या किया था? ज्वाइंट सोसाइटी। ज्वाइंट खाता भी खोला, जैसे कैसे बैंक में खाता खुलता है वैसे ऊपर में जाके उन्होंने क्या कर दिया था? ज्वाइंट सोसाइटी कर दिया था। हिटलर बहुत खतरनाक दिमाग का आदमी था। आगे बढ़े, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कई कारण थे। सबसे पहला कारण तो क्या? जर्मनी वर्साई का संधि। जिस दिन वर्साई की संधि हुई ना, उसी दिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नींव रख दी गई थी। क्योंकि जिस तरह से उस संधि को किया गया था, उस संधि के तहत कोई भी देश, शक्तिशाली देश उसे बर्दाश्त ही नहीं करता संधि को, वर्साई की संधि को। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो 1939 को स्टार्ट हो गया, 1 सितंबर 1939। अब ये युद्ध चला 2 सितंबर 1945 तक। सितंबर से चालू होकर कहाँ तक गया? 39 से चालू होकर 45। फ्रांस ये सॉरी स्पेन है, तो ये फ्रांस है और ये वाला कौन सा है? जर्मनी। ये जर्मनी। तो मेन चालू तो यहीं से हो रहा है, जर्मनी। इसके ऊपर लग गया था वर्साई की संधि। वर्साई की संधि का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किसी ने किया था? तो फ्रांस ने किया था। इसलिए जर्मनी तो फ्रांस को खोज ही रहा था, कहता आओ ससुरा, तो तुमको हम बताते हैं, व्यवस्था बढ़िया से व्यवस्था करते हैं। अच्छा, इटली भी खोज रहा था मित्र राष्ट्र को, क्योंकि इटली जो था, उन लोगों को इटली को मिला लिया था अमेरिका यानी मित्र राष्ट्र ने। ये कह के कि युद्ध के बाद हम तुम्हें कुछ अच्छा खासा जमीन देंगे, और कुछ जमीन नहीं दिया। ठीक है, तो ये इटली घुस आया था इधर से, जर्मनी घुस आया था उधर से, इधर से जापान घुस आया था। जर्मनी ने इस रूस से अनाक्रमण संधि कर लिया कि हम दोनों एक दूसरे पे कभी आक्रमण नहीं करेंगे, हम दोनों एक दोस्त बन के रहेंगे लोग, हम लोग कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। और ये किसकी गलती साबित हो गई? रूस की। धो दिया कौन? जर्मनी ने इनको धो दिया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कई कारण होते गए ताकि पूरी दुनिया इसमें उलझते चली गई। अब आगे समझिए कैसे कैसे इस साइड से हुआ यहाँ पे। तो ये तो जर्मनी हो गया। जर्मनी ने क्या किया? अनाक्रमण संधि किया, और अनाक्रमण संधि को तोड़ा कैसे? कि पहले जर्मनी ने किस पे आक्रमण किया? पोलैंड। जैसे पोलैंड पर आक्रमण किया, मित्र राष्ट्र जर्मनी पे क्या कर दिया? हमला कर दिया। मित्र राष्ट्र क्या हमला कर दिया? जर्मनी पर। जैसे मित्र राष्ट्र जर्मनी पर हमला किया, सबसे पहले पास में था फ्रांस। फ्रांस आया, हमला करने, मार के ध्वस्त कर दिया। किसको? फ्रांस को। ऊपर से आए नॉर्वे, स्वीडन, इन लोगों को जर्मनी ने मार के ध्वस्त कर दिया। इनको मारने में इनकी नौसेना को बहुत ज्यादा लॉस हो गया। किसके? जर्मनी के। इधर पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। रूस का बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। पोलैंड पर हमला किया, बहुत अच्छा किया। और क्योंकि जर्मनी ने कहा था कि पोलैंड तुमको दे देंगे, अब इसको लगता था कि जर्मनी पोलैंड दे देगा। किसको? रूस को। बार बार हम आपको समझाएं कि बड़े लोगों के उस चीजों पे कभी भरोसा नहीं। एक्चुअली जो भरोसा करता है वो क्या, बड़े इंसान की कभी किसी से दुश्मनी नहीं होती है। वो एक मिडिल फैमिली जो होती है ना, मिडिल क्लास, उसमें लोग अपने लिए ये वो उनकी व्यक्तिगत इच्छाएं ज्यादा होती है। लेकिन बहुत बड़ा इंसान होने के बाद उसका इंटरेस्ट अब मायने रखता है। क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा होगा तो बहुत बड़ी कंपनी होगी, या बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी, या बिजनेस होगा, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होगा। तो बड़े लोगों के लिए अपनी मतलब वैल्यू ज्यादा नहीं रखता, वो अपने बारे में कम सोचते हैं। वो किसको सोचेंगे? अपना किसी की फैक्ट्री है या इंडस्ट्रीज है बहुत बड़ी, उनका बिजनेस है बहुत बड़ा, या कोई पॉलिटिशियन है तो उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी है, अपने बारे में वो नहीं सोचेगा। उसको कुछ बोल दीजिए, लेकिन अगर आप उसकी कंपनी फैक्ट्री के लिए ठीक है तो एकदम ठीक है। अरे पुरानी बातें भूलते हैं, चलिए दोबारा हाथ मिलाते हैं। समझा? तो बड़े लोगों के पास 2 जिंदगी होती है, एक उनकी पर्सनल लाइफ, एक उनकी प्रोफेशनल लाइफ, और दोनों काफी बड़ी हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। मिडिल क्लास में क्या है, मतलब मिडिल क्लास को ही सबसे ज्यादा झेलना होता है, हर चीज वहीं पे आके लैंड कर जाएगी। तो यहाँ पर जर्मनी ने कहाँ कवर किया? पोलैंड पर। अब पोलैंड को क्या कर लिया? कब्जा। अगर उस समय रूस हमला कर देता जर्मनी के ऊपर तो जर्मनी हार जाता। जर्मनी क्या हो जाता? हार जाता। क्योंकि जर्मनी जो था वो जब पोलैंड पर आक्रमण किया तो ये बहुत पास का एरिया था, ये हमला कर, लेकिन इसने इसको लगा तो जो हम ही मिलने वाला है, पोलैंड हम ही को मिलने वाला है। इसने अपनी सेना लगा दिया यहाँ पर, और जैसे सेना लगाया ना तो जर्मनी मार दिया इनको भी, ले घूस के मारा, धनाधन उड़ा दिया। यहाँ पे रूस की सेना लगभग हार चुकी थी, केवल ठंड ने साथ दे दिया रूस की सेना को। कुर्स्क एक जगह है यहाँ पर, कुर्स्क नामक जगह पे ही जाके जर्मनी की सेना ठप हो गई, क्योंकि वहां इतना भयानक ठंड पड़ने लगा कि जर्मनी की सेना एकदम जमने लगी थी। उसकी जहाज एयरफोर्स क्या होने लगी? जमने लगी। इस साइड से तो जर्मनी की लिए बुरे दिन चालू हो गए थे। इस साइड से किसके लिए चालू हो गए बुरे दिन? जर्मनी। अब यहां से आने लगी रेड आर्मी। रेड आर्मी कौन आर्मी? रेड आर्मी। रेड आर्मी किधर से आने लगी? रूस से। लेकिन इधर रूस से आ रही थी तो पोलैंड वगैरह पार करते करते थोड़ा सा समय लगा। ये लगातार अब आगे की ओर बढ़ रहे थे, लगातार आगे बढ़ रहे थे। अब यहाँ जर्मनी क्या करे? उसने तो फ्रांस को निपटा चुका था यहाँ पर, ऊपर में नॉर्वे वगैरह को निपटा दिया, लेकिन इसके बीच उसकी नौसेना चली गई, और यहाँ मारने में उसकी थल सेना चली गई। अब इसकी बची वायुसेना। मारा वायुसेना से ना ब्रिटेन के ऊपर बॉम्बार्डमेंट करके रख दिया। ब्रिटेन बचाने आया था फ्रांस को नॉर्मंडी बीच पे, भागा था सब पानी में तैर के, इतना बम गिराया था यहाँ पर। लंदन पर इसने 15 दिन 15 रात बिना रुके बम गिराया था। तो पूरी तरह से इंग्लैंड क्या हो गया था? ध्वस्त हो गया था। इंग्लैंड बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ इस युद्ध में। तो इंग्लैंड वगैरह सब चले गए सब। अब यहाँ इसकी एयरफोर्स क्षति हो गई। तो इंग्लैंड को मारने में क्या गया? एयरफोर्स। और ऊपर के नार्डिक कंट्री को मारने में नेवी, और रूस को मारने में थल सेना। जर्मनी पूरी तरह से क्या हो गया? कमजोर हो गया। अब जर्मनी की ओर चारों ओर से बढ़ने लगे सब। यहाँ से कौन बढ़ रहा था? रूस। अब फ्रांस वाला डरपोक था, सभी आगे नहीं बढ़ रहा था, बड़ी मारा है अभी हमको, हम कहाँ से जाएंगे? ब्रिटेन बचाने आया था तो उनको को धो दिया सब। ब्रिटेन की एयरफोर्स भी क्या हो गई थी? हार चुकी थी। जरूर ये बात है कि जर्मनी के पास इतने ज्यादा एयरफोर्स थे कि तबाह होने के बावजूद ही दूसरा बना लेता था, फैक्ट्रीज वगैरह सब चालू थी। और इधर ब्रिटेन को समस्या थी कि भारत में भी चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन, पूरे सैनिकों को कहाँ ले जा सकते थे? आजाद हिंद फौज का गठन हो गया था।
अब पूरी दुनिया यूरोप में पूरी तरह से पीस के रह गई थी। ये यूरोप शांति का नोबेल देने वाले हैं सर, छोटा सा पूरी दुनिया में अशांति अपने फैला के रखा है सर, और दुनिया में जा रहा है शांति का नोबेल देने के लिए। पूरी दुनिया में जहां जहां इसका उपनिवेश था, ब्रिटेन वहां से अपने सैनिक बुला के लाया था। अमेरिका मजा ले रहा था साइड से बैठ के, प्रथम विश्व युद्ध में भी मजा ले रहा था। हमारो मारो, हम हथियार देंगे, हमसे हथियार खरीद लो, ब्रिटेन लो, जहां चाहिए ले जाओ 500 करोड़ नहीं जाए। तो जब आपके पास आप सप्लायर रहते हैं, डिमांड बढ़ती है, तो आपके लिए तो फायदा है। अब कोई डॉक्टर है, उसके पास इलाज है किसी चीज का, अब बाकी सारे लोग को बीमारी हो जाए, डॉक्टर को क्या दिक्कत? कोई दिक्कत है? फायदा ही उसके लिए। यहाँ पर किसी सबको खजुवट हो जाए, सारा खजुवट का डॉक्टर खुश है, हाँ बिल्कुल ये खजुवट ठीक हो जाएगा। हमें समझ आ रहा है कि नहीं? एक चेहरा पे दुकुंची निकल जाता है, पिंपल्स बोलते हैं, हाँ फुंसी वगैरह, तो उसका अगर डॉक्टर है, तो किसी को पूरा का पूरा भर के मुंह उसका कटहल हो जाए, तो डॉक्टर को क्या दिक्कत है? और आओ इलाज कराओ। तो अमेरिका डॉक्टर की तरह ट्रीट कर रहा था। अरे तुमको जर्मनी मारा, जर्मनी मार दिया, लो ये लो नौसेना का पनडुब्बी ले जाओ, ये पानी वाली जहाज ले जाओ, ये ले जाओ। ये ससुरा पूरा बेचने के चक्कर में था। यहाँ पे पूरी बढ़िया से टेंशन फ्री था, हमको कौन क्या कर सकता है। अब ये इसके पास पावर भी बहुत था, इससे कोई लड़ता भी नहीं। आज भी देखिएगा सबसे बड़ा सैन्य बजट इसी का, किसका? अमेरिका का। अमेरिका पूरा दबदबा बना रहा था। अब वर्ल्ड का नक्शा ये देखिए, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है, पृथ्वी क्या है? गोल, ऐसे चपटा थोड़ी है। तो हम कहीं से भी काट, बार बार तुम लोग जियोड मत ले आ दिया करो, जियोड में क्या समझाने के टाइम पे, तो उसको आप कहीं से भी क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ये भी है, ये इंडिया हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? यूरोप। सारा मारदार किधर है? यूरोप। तो देखिए अमेरिका इस रास्ते से भी यूरोप पहुंच सकता है, पहुंच सकता है। ये रहा अमेरिका। कौन सा महासागर पार करेगा? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पार करके, रूस पार करके कहां जा सकता है? यूरोप। ये जगह कौन है? जापान। ये कौन है? जापान। और अमेरिका यहां से भी, ये भी रास्ता है। वो प्रशांत महासागर अभी दिखाएं आपको, इधर से ना जाके अटलांटिक महासागर पार करके भी कहां आ सकता है? यूरोप। यानी अमेरिका बीच में। अमेरिका की इस साइड जाएंगे तो एशिया आ जाएगा, अमेरिका की इस साइड जाएंगे तो एशिया, इस साइड जाएंगे तो यूरोप आ जाएगा। तो ये देखिए अमेरिका, ये रहा अमेरिका। इस साइड जाएंगे तो क्या आएगा? यूरोप, और इस साइड जाएंगे तो एशिया। अब अमेरिका के साथ एक प्लस पॉइंट क्या है कि अमेरिका से युद्ध लड़ना है ना, तो बढ़िया नौसेना रहना चाहिए। अब नहीं तो भूल जाइए आप, क्योंकि एक साइड में क्या है? प्रशांत महासागर। देखिए इस साइड से जाएंगे तो प्रशांत महासागर, और इस साइड से अटलांटिक महासागर। दोनों साइड से बड़े बड़े महासागरों से घिरा हुआ है अमेरिका। अब इससे लड़ेगा कौन? उतना बड़ी नौसेना होनी चाहिए। अब इसने देखा, अमेरिका ने, यहाँ पर एक द्वीप है इसका, हवाई द्वीप। ये एशिया से बहुत पास में है। जैसे इधर से जैसे निकलेंगे, थोड़ा सा दूर जाएंगे, ये हवाई द्वीप। जैसे उधर से निकलेंगे यहीं आएंगे ना हवाई द्वीप। तो हवाई द्वीप से ये जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इस पर नजर रख सकता था अमेरिका। कौन रख सकता था? अमेरिका। अब हवाई द्वीप अमेरिका के लिए बहुत बड़ा एक एडवांटेज साबित हो रहा था, क्योंकि कोई भी अगर प्रशांत महासागर से अमेरिका की ओर आएगा तो हवाई द्वीप पर उसकी जो नौसेना है वो तबाह कर देगी। दोबारा आप हवाई द्वीप को इस नक्शे पर देखिए, ये यूरोप। आप लोग को समझ में आता है जी? सब लड़ाई जाए मान लेते, लड़की सोच रही है कब मार खत्म हो, तो बाप रे कितना की चाहिए नोबिलू। हाँ, ये जगह कौन सा जगह? ये यूरोप। सारा ईपी सेंटर यही है यूरोप। प्रथम विश्व युद्ध का भी ईपी सेंटर, हाँ यूरोप। ये भारत है, बेचारा चुपचाप देख रहा था। हम क्या कोई लो भाई, हमारा उठा के लेके चल गया द्वितीय विश्व युद्ध में। कांग्रेस ने तो त्याग पत्र दे दिया था, जिन्ना खुश हो गया था। इन लोग की देख रहे हैं कि उस समय भारत के सोच देखिए, हमें आजादी दो, जिन्ना कर रहा है कि हमको बांटो। अब पूरी दुनिया जा रही है कि हम कहाँ कब्जा करेंगे। हम लोग बहुत शोषण कर दिया सब यहाँ पे। ये जगह कौन है? जापान। ये अमेरिका। इधर अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक क्रॉस करते क्या आ जाएगा? यूरोप। जैसे अटलांटिक क्रॉस करेंगे क्या आ जाएगा? यूरोप आ जाएगा, ठीक है। अब ये है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, और ये उसके हवाई द्वीप। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा। हवाई द्वीप पर किसकी नौसेना थी? अमेरिका की नौसेना थी। अब जापान कहा कि यार ये तो गड़बड़ आदमी है अमेरिका, यहाँ इतनी बड़ी नौसेना बना दिया है, पूरा भयानक है। और जापान, अमेरिका के पास पैसे थे, क्योंकि पूरी दुनिया को हथियार बेचा था। देखिए जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको 2-3 फायदे होते हैं। सबसे पहला कि आपके पास इनकम आता है, दूसरा आपके पास टेक्नोलॉजी आ जाती है, समझा ना। अब जैसे किसी के यहाँ कोई होटल वाला है, उसके यहाँ 10 समोसे बिक रहे हैं, पैसा कम, उसके पास टेक्नोलॉजी भी कम आएगी। किसी के पास 10,000 समोसे बिक रहे हैं, पैसा भी ज़्यादा, अब उसमें नया नया फ्लेवर जोड़ेगा, समझ आ गया कि नहीं आ गया? उसमें अभी कुछ और डाल देगा, उसमें पनीर डाल देगा, उसमें कुछ और डाल देगा, कुछ डाल देगा वहाँ पे, समझ आ गया कि नहीं? उसके बाद टेक्नोलॉजी आएगी। जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे आप में रिफाइन होते जाएगा। तो अमेरिका हथियार बेचता था तो पैसे तो आते थे, और हथियारों में निपुणता भी चली आती थी। आज हम लोग देखिएगा बढ़िया ड्रोन नहीं बना पाते, लेकिन अब हम लोग बना रहे हैं बहुत बेहतरीन ड्रोन। तो हम लोग के पास अभी रिफाइन नहीं है। अमेरिका इतना हथियार बना लिया कि उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त आ गई, समझ आ गया कि नहीं? और वह यहाँ हवाई द्वीप पर एक जगह था पर्ल हार्बर, क्या नाम था? पर्ल हार्बर पर उस समय उसने दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा बना दिया, और वहां लगभग 150 पानी वाली जहाजों का एक फ्लीट तैयार किया। भारत के पास अभी ये विक्रांत है, विक्रमादित्य है, और बहुत बड़े बड़े तो फ्लीट भी नहीं है हमारे पास। लेकिन अमेरिका ने तो पूरी तरह से तबाही का पूरा फुल प्लान बना के चलाया अमेरिका। जापान देखा कि यार ये तो गलत बात है। जापान के पास उस समय लगभग 110 थे फ्लीट,
और हमें देखिए, कोई भी देश अपनी टोटल फ्लीट, जैसे नौसेना की क्षमता फ्लीट 100% रिवील तो करता नहीं है, काय को करेगा कोई भी देश। लेकिन जापान के पास उस समय लगभग 110 थे और अमेरिका के पास 150, और अमेरिका नेक्स्ट 200 जहाजों का ऑर्डर कर चुका था। जापान देखा कि भाई साहब 150 अभी है, 200 का ऑर्डर दिया है, 350 हो जाएगा, इसका कहीं युद्ध नहीं है, हथियार बनाइए रहा, इसको रोकना जरूरी है, इसको रोकना जरूरी है। जापान का की खेला वो, क्या वो खेला, जापान का की ना होगा हमसे। जापान ने अपनी नौसेना लाया और यहां लेके गया कहां पर, पर्ल हार्बर पे। अब मारा, सुबह 7 बजे से बम मारना चालू किया। विमान वाहक पोत होते हैं, जहाज जिसके ऊपर लड़ाकू पानी वाली जहाज होती है, जिसके ऊपर रनवे बना होता है, वहां से छोटी जहाजें टेक ऑफ करती है। लड़ाकू जहाजें जो होती है ना, वो छोटी होती है साइज में, लड़ाकू जहाजें साइज में क्या होती है, छोटी होती है, जिस वजह से वो इजीली टेक ऑफ कर सकती है और ले जाके बम भर भर के लगी सब गिराने। और पूरा देखते 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 7 दिसंबर 1941 अमेरिका ने पर्ल हार्बर पर सुबह 7 बजे दस्तक दिया। लोग बरस कर रहे थे, नहीं यहाँ जापान नहीं, यहाँ पे पर्ल हार्बर पे सैनिक क्या कर रहे थे, बरस कर। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई बतिया रहा था टेलीफोन पे समझ में गया कि नहीं आ गया, कोई कुछ कर रहा था, कोई सफाई कर रहा था। पूरी पर्ल हार्बर में आसमान में जहाज दिखने लगा, अरे ये किसका जहाज है। और इतनी बेहतरीन ढंग से उन्होंने आक्रमण किया था पर्ल हार्बर पे, पूरी प्लानिंग के साथ। जैसे कोई नक्शा है पर्ल हार्बर, 5 गांव के बराबर अकेले, इतना छोटा सा तो होता नहीं है यहाँ पर। अब उसके अलग अलग एरिया होता है, यहाँ पर एमुनेशन एरिया होता है, यहाँ पे हथियार रखे होते हैं। एक एरिया होता है रडार एरिया, जहाँ पे निगरानी के सारे सामान होते हैं। एक होता है रेसिडेंशियल एरिया, जहाँ पे सैनिक सब आराम करते हैं। एक एरिया होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, जहाँ पे सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। एक होता है टेक्निकल एरिया, जिसमें सारी टेक्निकल मशीनरीज वगैरह लगी होती हैं। एक होती है इलेक्ट्रिकल एरिया, जहाँ बिजली वगैरह होता है। एक मेन फाइटर एरिया, जहाँ पे रनवे होता है। यहाँ पे क्या होता है, रनवे होता है। इस रनवे पे क्या खड़े रहेंगे, जहाज। और यहाँ पर एक मेन होगा डकयार्ड होगा, जहाँ पानी वाली जहाज ऐसे आके खड़ी रहेंगी। एक जो बैकयार्ड में था अलग से, यहाँ पे भी पानी वाली जहाज आके खड़ी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे सामान लोड करने के लिए पानी वाली जहाज में बंदरगाह होगा, एक दूसरे साइड में बंदरगाह था। ये पूरा नक्शा था किसका, पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर को हराना नामुमकिन सा था। 3 ठो इसमें क्या थी, डकयार्ड थी, वहाँ पे नौसेना 2 ठो, एक लड़ाई के लिए रेडी थी, एक स्टैंड बाई में थी, या एक यहाँ पे थी। एक मेंटेनेंस वाला अलग था, जहाजें बिगड़ जाती हैं तो वहाँ जाके मेंटेनेंस होगी। उसके अलावा एयरफोर्स के लिए रनवे था, यहाँ पे बंकर था, सैनिक यहाँ रहते थे सब। समझ आ गया कि नहीं। स्कूल था, जो सैनिक वगैरह रहते हैं उनके बाल बच्चे की पढ़ाई के लिए क्या था, स्कूल। पूरा शहर बसा दिया था। सुबह सुबह पहुंची कौन, जापानी एयरफोर्स। जापान की एयरफोर्स एंट्री मारती है इधर से, पूरी तरह से इसके लगभग 30 से 40 जहाज आगे बढ़ जाते हैं। उसके पीछे कुछ जहाज और आते हैं जो इस साइड से चले जाते हैं। उसके पीछे और आते हैं जहाज जो अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। मतलब उस सबसे टारगेट फिक्स करके आए थे सर, हम आगे चाहिए तो दुबे जी तू स्कूल उड़ाइयो। पूरा प्लान बना, सारे पायलट के पास नक्शा था, कौन सा बिल्डिंग किस पायलट को उड़ाना है। और सबके पास होता कंफर्म करने के लिए, अगर तुमको गोली लग गई तो तुम्हारे बदले में इसको कौन उड़ाएगा। मतलब एक टारगेट, दो जहाज। और उसी हिसाब से घुस गए कि जिनको ये उड़ाना है वो पहले घुस गए। ऐसे नहीं कि बकलोल की तरह अरे हमला करो, धाए धाए मार दिया इसको, इधर मार, पूरा बवाल हुआ, सब रेडी हो गया, सब कुछ नहीं। पूरा एरिया के हिसाब से वो रनवे से उड़ान ही भरे थे। इस हिसाब से जापानी सब इस हिसाब से उड़ान भरे थे कि जिसको अंदर हमला करना है वो पहले उड़ान भर लिया, जिसको बीच में करना था बाद में आया, जिसको इधर करना था यहाँ पे। पूरा पर्ल हार्बर के आसमान पे गिद्ध की तरह जहाज घूमने लगे सब। अमेरिका को लगा कि हमारी सेना स्वागत के लिए आई है, हमें कौन क्या कर सकता है, अमेरिका है हम, अमेरिका है हम। जब मारना चालू किया, वहां से बम गिराना ना, अफरा तफरी हुआ तो फोन तक नहीं कर पाए थे ये लोग, फोन नहीं कर पाए थे। सबसे पहले आके टेक्निकल एरिया उड़ाया था, दाएं पूरा मशीन उदिया गया, टावर हेलो हेलो जा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मारा, उदिया गया यहाँ पर। दूसरा आते रनवे पे बम गिरा दिया, यहाँ पे कोई जहाज अब नहीं उड़ेगी, टुकु टुकु देखो। अब जहाज का पायलट लेके कर रहा है, हम क्या करें, इंजन स्टार्ट करके दूर 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 कर रहा है, मारा सब आया, रनवे उड़ा लिया। अब जहाज लेकर कर दे रहे हो, यहाँ पे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जहाज को गोली से मारे थे जापान वाले, क्या तो उड़ पाएगा नहीं, तुमको बम का लिए जियान करे तुम्हारे पे। जियान मतलब समझते, डिस्ट्रॉय, बर्बाद, बर्बाद नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं गया। तो जियान जो है वो, जियान भाषा अपनी है और बर्बाद कर देना भी भाषा है एक ठो। समझ में आ गया कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। तो पूरी तरह से जापान वाले कहां घुस चुके थे सब, पर्ल हार्बर पर। एक एरिया थी, एक जहाजों का ग्रुप था जो एक एरिया में घुसा, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया पे घुसा, एक तो घुसा रेसिडेंशियल एरिया पे, एक रडार एरिया में 10-15 ठो निकले सब, इलेक्ट्रिकल एरिया पे, टेक्निकल एरिया में, रनवे पे, सारा चीज जो ध्वस्त हो गया, जो तत्काल रिएक्ट कर सकता था वो क्या हो गया, ध्वस्त हो गया। अब पानी में बची नौसेना की जहाजें। समझ में आ गया। ये जहाजें कुछ डॉकयार्ड में लगी थी, कुछ की सर्विसिंग हो रही थी, कुछ रेडी थे अपने मिशन पे जाने के लिए हथियार गोला बारूद से लोड करके, कुछ स्टैंड बाई में खड़े थे कि कभी कुछ इमरजेंसी हुआ तो हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, कुछ बिगड़े हुए थे उनकी सर्विसिंग हो रही थी। उन्होंने कहा कि एक तो पहले बाद में इलाज हो। तो हाई रेडी कौन है रे जितना लोग रेडी जहाज थे सबके ऊपर बम मारना चालू किया।
ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया। शाम को जापानियों ने कहा ओके टाटा बाय बाय, चल दिया। मारा पर्ल हार्बर उड़ा के जापानी चल दिए। जापानियों ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। अमेरिका पूछा मारा क्यों था हमको, हमारा तुमसे क्या दुश्मनी, आके मारा क्यों हमको। अब जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग के ऊपर आके अगर कोई देश कहीं बाहर से आए, केनिया से हम लोग का कोई दुश्मनी है, आके बॉम्ब मार दे, तो हम लोग पूछेंगे ना आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है। कोई दुश्मनी है हम लोग का केनिया से? कोई दुश्मनी नहीं है। आए सिंगापुर धाए धाए बम गिराना चालू कर, तो बाद में पूछेगा ना ये सिंगापुर तुमको क्या हो गया भाई, आखिर क्या हुआ है, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो जापान से पूछा अमेरिका यार किए क्या थे हम, ये बता तुमको। कहा यार तुम बहुत तेजी से विकास कर रहा था, हमको ये देखा नहीं गया। अगर हम विकास करते ना तो तुम बहुत तेजी से निकल जाता, इसलिए एक ही रास्ता है, तुमको हम ढकेल दिए पीछे। अब तुम 20 साल तुम्हारी कमर टूट जाएगी, अब हमको आगे बढ़ने तुम। अमेरिका आग बबूला हो गया। अमेरिका कहा कि वी विल टीच लेसन टू जापान, हम जापान को एक सबक सिखाएंगे। जापान के राजा तो हीरो ही तो, वी डजंट कंसीडर अमेरिका इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री। कहा हम अमेरिका को कोई इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं मारते हैं, सुबह अभी तो मार के आए हैं। इसमें अमेरिका, ये जो जापान के जहाज जो पायलट थे उनका जब एम्यूनिशन खत्म हो गया था गोली, तो जब सारा बम्बार्डमेंट कर दिए सब ना, तो अब बच गए कौन, सैनिक लोग। तो खोज खोज के गोली मार रहा था जहाजिया पे से, जहाजिया नीचे ले आके चला हो गोली और भागता मार धा 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 मारा, सब पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। जब गोलियां खत्म हो गई थी तो इन लोग का ये अपनी जहाज ले आके लड़ा देते थे सब, कामाकाजी बोला जाता था। क्या कहा जाता है, कामाकाजी। जापानी सब इतने ज्यादा, आज भी सबसे ज्यादा देश के प्रति समर्पित जापानी रहते हैं। 110 साल के एज में भी वो पेंशन नहीं लेते हैं, जबकि जापान के लोगों को पेंशन दिया जाता है, लेकिन जापान का ज्यादातर व्यक्ति अपना पेंशन देश के लिए लौटा देता है। और जापान के लोग आज भी 110 साल के एज में भी बिजनेस करते हैं, कुछ ना कुछ काम करेंगे। यहाँ पर आप देखिए कुछ कुछ रेस्टोरेंट रहेगा, वहाँ बूढ़े बूढ़े लोग बैठे रहे, लेकिन वो कहते हैं कि हमको अपने देश के लिए काम करना है। और वहाँ के लोगों का कल्चर है ये, कहते हैं कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो समझ जाओ हम जल्दी मरेंगे। और सबसे ज्यादा जिंदगी कौन जीता है, जापान में। तो 110 साल वहाँ नॉर्मल है। हमारे यहाँ 110 साल में तो आदमी पारदर्शी हो जाए, आर पार दिखने लगेगा, अरे चाचा वो पार दिख रहा है जी 110 साल में एकदम बेचारा अजीब सियार हो जाएगा आदमी, एकदम बहुत दिक्कत हो जाएगा 110 साल में। तो पूरा पर्ल हार्बर किसने उड़ा दिया, किसने उड़ा दिया, जापान ने। अमेरिका बेचारा जहर का घोट पी के रखा। कहा जापान तुमको भुगतना पड़ेगा, तो कहा फिर बोलेगा रे तुम फिर भुगतना पड़ेगा। अब अमेरिका पूरा आग बबूला हो गया। कहा कि ब्रिटेन, ये ब्रिटेन बहुत मारा रे हमको ब्रिटेन का डूबी हुई कश्ती से किनारा पूछते हो, तुमको तो दूर जाके मारा, हम तो सीधाने खड़े हैं, हम तो एकदम ईपी सेंटर पे खड़े हैं। मार रहा है जर्मनी, 15 दिन 15 रात बिना रुके बम गिराया, तुम 3 घंटा में उबिया गया बेचारा अमेरिका आग बबूला हो गया। जापानियों को सबक सिखाना पड़ेगा। और जापान ने आया यहाँ से पर्ल हार्बर को उड़ा दिया। कहा यार तुम मेरे बगल में बैठ के कर रहा था, पता नहीं कौन चीज नौसेना बना रहा था, हमको टेंशन हो रहा था, मार दिया हम। बाकी अमेरिका हमको तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है जापानियों सबको पूरा अमेरिका वाला दुश्मनी से एकदम देख रहा था, बर्बाद कर देंगे जापान तुमको। जापान कहा कि जापान अब अपनी नौसेना बढ़ाने लगा और अमेरिका से कहा देखो तुम बहुत ज्यादा बना रहे थे ना यार, हमको दिक्कत हो गया था, इसलिए हम अब दिक्कत नहीं है, अब तुम बना सकते हो, क्योंकि तुमको बनाने में 40 साल लगेगा, तब तक हम लोग तुमसे बहुत आगे निकल चुके रहेंगे। जापान मारा यहाँ से आके मंचूरिया पूरी चाइना पे कब्जा कर लिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चाइना में 2 के बीच में मार हो रहा था, सियांग कम्युनिस्ट पार्टी और कुओमिंटांग पार्टी, 2 राजनीतिक पार्टियों में मार हो रहा था। हमारे यहाँ भी राजनीतिक पार्टियों में मार होता है, लेकिन मुंहे मुंही होता है। तुम्हारी सरकार ने घोटाला किया, तुम्हारा ने घोटाला किया, यहाँ पर बस ऐसे ऐसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पर वो मतलब नॉर्मल होता है।
जब यही हाथापाई पे उतर जाता है ना, उसे गृह युद्ध कहते हैं। चाइना में क्या हो रहा था? गृह युद्ध, काटाकुटी चल रहा था। जापान आया, मारा, सबनी को रद्द कर दिया, भाई यहाँ से चट्टा कहीं का काटाकुटी करता है, ये एरिया मेरा दे दो, लेके चल गया इतना। दोनों पार्टी देख रहे थे क्या हुआ है अचानक ही आया, मार काट के चल गया। यहाँ पे बहुत खतरनाक है। यहाँ पे जापान इनको भी मार दिया। अब यहाँ पर सब अमेरिका ने कहा कि हमको जापान को सबक सिखाना है। यूरोप वाला कहा कि जो करना है कर, इधर सबका कचरा बैठा हुआ है यहाँ पे, हमको यहाँ से फुर्सत मिले तब। तो अमेरिका ने कहा एक काम करो, मारना पड़ेगा। अब किसको? जर्मनी को पहले मार देते हैं। किसको मार देते हैं? जर्मनी को मारते हैं। तो जर्मनी के पास पनडुब्बियां थी, पानी के अंदर चलती, यू बोट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यू बोट्स बोला जाता है। सारा ध्वस्त हो चुकी थी। अमेरिका ने हथियार देना चालू किया, हथियार देना चालू कर दिया यहाँ पर। और जब ये हथियार दिया तो यहाँ से ब्रिटेन और फ्रांस आगे बढ़ने लगे। सब किधर की ओर? जर्मनी की ओर। और इधर रूस से कौन आगे बढ़ने लगा? ये रूस से रेड आर्मी। कौन आर्मी? रेड आर्मी। इधर से मित्र राष्ट्र, इधर से रेड आर्मी और मित्र राष्ट्र। और धीरे धीरे ये अपनी सेना लेकर जर्मनी की बॉर्डर तक पहुंच गए सब। अब जर्मनी के जो सेनापति लोग थे उनका हालत खराब होना चालू हुआ कि ये सोच रही तो सीधा ने पहुंच गया। अब धीरे धीरे दोनों ओर से जर्मनी के अंदर विदेशी सेना घुसना चालू हुई। एक के बाद एक जर्मनी के जिले जो थे वो क्या होने लगे? कब्जा होने लगे। किसका कब्जा होते गया? अन्य देशों का। यहाँ पे मित्र राष्ट्र इधर से घुसते गए, यहाँ से। अमेरिका ने अपना एक मिशन बनाया था, ऑपरेशन मैनहट्टन। क्या बनाया? ऑपरेशन मैनहट्टन। ऑपरेशन मैनहट्टन को तेज करने का आदेश दे दिया रूजवेल्ट। किसने दिया? रूजवेल्ट। कहा कि ऑपरेशन मैनहट्टन को जितना तेज किया जा सकता है तेज कर दो। ऑपरेशन मैनहट्टन बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। और जब 1945 में अमेरिकन राष्ट्रपति, ये हमला हुआ था पर्ल हार्बर 1941 में, समझ में गया? और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा ऑपरेशन मैनहट्टन तेज किया जाए। समझ में गया कि नहीं? अगर 1945 में रूजवेल्ट को मैसेज आता है ऑपरेशन मैनहट्टन सक्सेसफुल कंप्लीटेड। वो कोड नाम था परमाणु बम के परीक्षण का। अमेरिका ने बना लिया परमाणु बम, लादा परमाणु बम बिना बतैले निकला जापान में। कहा कि झूठा कहीं का, मारा हमको उधिया दिया पर्ल हार्बर में। जापान ने लिया, अमेरिका ने लिया वो परमाणु बम, ऑपरेशन मैनहट्टन। उसको ऑपरेशन ट्रिनिटी भी कहते हैं, ऑपरेशन मैनहट्टन या ऑपरेशन ट्रिनिटी। और यहां से निकल दिया। यहाँ निकलेगा तो आएगा कहां? इस साइड से जापान में। इस नक्शा में भी देखिए, पर्ल हार्बर को डुबाया था कौन? जापान ने। अमेरिका लेके आया परमाणु बम, ले आकर धो दिया। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। समझ में गया? ये वाला हिरोशिमा, ये वाला नागासाकी। एबीसीडी में पहले एच आता है तो हिरोशिमा, बाद में एन आता है नागासाकी। इसका नाम था लिटिल बॉय। इसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। और इसका नाम था फाइट मैन। क्या नाम था? फाइट मैन। पहले छोटा लड़का होगा लिटिल बॉय, अब बड़ा होकर वो क्या हो जाएगा? फाइट मैन। तो पहले बम का कोड नाम क्या था? लिटिल बॉय। लिटिल बॉय हैज ड्रॉप सक्सेसफुली, कोड नाम था उसका। उसने मैसेज भेजा ना उसका पायलट, उसके लिटिल बॉय को क्या कर दिया गया? ड्रॉप कर दिया गया। 6 अगस्त को क्या किया गया? बम गिराया गया। कहां पर? हिरोशिमा। इसकी तबाही देखने को मिली थी 7 अगस्त को। परमाणु बम जिस दिन गिरता है उस दिन उसी एरिया में तबाही होता है। जैसे पटना में गिरेगा ना, तो पटना के जिस एरिया में गिरेगा उस एरिया के 5, 7, 10 किलोमीटर के रेडियस में तबाह हो जाएगा। यानी आधा पटना का शहर गया। ठीक है? अब असली तबाही होगी अगले दिन, जब किसी को दिखेगा ही नहीं। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? वो हवा जो होती है ना वो प्रदूषित हो जाती है। जैसे कोरोना किसी को दिखता था, लेकिन 14 दिन का टाइम देता था ना मरने में, मतलब मारने में तो कोरोना 1 महीना लेता था। जिसको कोरोना हुआ तो 14-15 दिन तक तो अभी इंक्यूबेशन पीरियड में रहेगा, उसको खुद नहीं पता है। फिर अगला 14-15 दिन में उनको मारेगा। परमाणु में ऐसा नहीं होता है। रेडिएशन आप सूंघे, अभी सूंघिए,
AM में सुनिए, PM में मरिए। मतलब 12 बजे से पहले सुनिए, 12 बजे के बाद मरिए। सुबह सुनिए, रात में मरिए, रात में सुनिए, सुबह मरिए। ये 24 घंटे के अंदर टपका देता है रेडिएशन। पता ही नहीं, कोई उपाय नहीं है बचने से, कोई उपाय नहीं। परमाणु बम से क्या डरता है सब? कोई उपाय नहीं है। प्रिवेंशन है लेकिन कोई उपाय नहीं है। और जितना उपाय है वो परमानेंटली उपाय नहीं है। पूरी तरह से एंटी रेडिएशन सूट पहनना पड़ेगा। मारा 6 अगस्त को तबाह हो गया हिरोशिमा। जापान को लगा कि ससुरा बहुत खतरनाक बम है ये, अब हम भी बदला लेंगे। लेकिन अगले दिन जब लाश गिरना चालू हुई ना, जो सोया है सोया ही रह गया। परमाणु बम कोई विस्फोटक नहीं बल्कि एक प्रदूषण है। जमीन, हवा, मिट्टी, पानी सब प्रदूषित हो गई सब। वहां पे जहां पे परमाणु बम फटा रहेगा ना, वहां 10 साल बाद जाके अगर गलती से वहां की मिट्टी उठा लिए ना, आप यमराज को प्रणाम करके आए। अब तो आशीर्वाद देंगे, अब आशीर्वाद देंगे। इतना खतरनाक उसका रेडिएशन होता है। दिखता नहीं है उसका रेडिएशन। हम लोग को क्या रेडिएशन दिख रहा है? अभी सबके मोबाइल में जियो, एयरटेल, वोडाफोन का टावर का नेटवर्क होगा। दिख रहा है? किसी नहीं दिख रहा। वैसे ही रेडिएशन हो जाएगा, दिखेगा नहीं। लेकिन जैसे हम लोग सुनेंगे, लोग फेफड़ा हो जाएगा, मच्छरदानी। समझा गया कि नहीं? बहुत खतरनाक होता है रेडिएशन। और यह रेडिएशन का असर एक लंबे समय तक रहता है। यही रीजन है कि नागासाकी हिरोशिमा में आज भी लोग दिव्यांग पैदा होता है। समझा गया कि नहीं? आज भी लोग क्या पैदा होते हैं? दिव्यांग। 32 साल में खत्म होता है। नहीं रे बउआ, 3000 साल में। कितने साल में? रेडिएशन का प्रभाव कब खत्म होगा? 3000 साल में। अभी 100 साल भी नहीं हुआ जापान पे परमाणु बम पटकाए हुए। और वहां असर कितना साल रहेगा? 3000। लेकिन उसके ऊपर सिल्वर, इसका क्या नाम है, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड लगा के उसको थोड़ा सा क्या किया जाता है? कम किया जाता है। बोरिक एसिड का छिड़काव करने से रेडिएशन क्या हो जाता है? बैठ जाता है। बोरिक एसिड के पास परमाणु बम का रेडिएशन बहुत हाईली जाके चिपक जाता है और बोरिक एसिड भारी होने से नीचे बैठ जाती है। तो जहां परमाणु बम होता है ना, वहां हेलीकॉप्टर से क्या छिड़का जाता है? बोरिक एसिड। लेकिन पायलट मर जाता है। हेलीकॉप्टर से छिड़कने टाइम पायलट मर जाएगा वहां पे। तो बोरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। फिर उस हेलीकॉप्टर का जो भी दूसरा कोई हेलीकॉप्टर के पास जाएंगे वो भी नहीं पड़ जाएंगे। तो इसलिए जो भी पायलट जाता है ना, पूरा एंटी रेडिएशन सूट पहन के जाता है। लेकिन बहुत हाईली रिस्क होता है। अमेरिका ने मार दिया। आगे बढ़े ध्यान से। तो ये अमेरिका ने कहा मार दिया? नागासाकी और हिरोशिमा। अब 15 अगस्त को फिर मारने वाला था। 15 अगस्त को क्या मारने वाला था? तीसरा मारने वाला था क्वेटो पे। कहा कि टोक्यो पे मारेंगे या तो क्वेटो पे मारेंगे, सरेंडर कर दो। इतनी ज्यादा जान गई थी ना जापानियों की, इतनी ज्यादा। लाश बिछाने के लिए नए नए शमशान घाट बनाने पड़े थे, नया। और उसके बाद उसमें लाइन लगती थी। सवेरे कोई अपने रिश्तेदार का लाश लेके खड़ा होता था ना, तो उसको भी रेडिएशन है, शाम को वो अपने मर जाता था। मतलब कोरोना का सेकेंड वेव आप देखे थे ना, हाँ, उस समय किसी को अपना बिजनेस, रिश्तेदार, पढ़ाई लिखाई कुछ याद आ रही थी? बहुत ऊपर। सेकेंड वेव में हम अपने स्टूडेंट सबको अपने गाड़ी से भेजे थे। उनकी बॉडी, जिनको पढ़ाए थे लोग, उसमें एक घर से 2 लड़कों का रिजल्ट हुआ था। बड़ी खुश था सब, सर हम लोग का रिजल्ट हो गया। बाद में उनकी डेथ हो गई। हम अपने गाड़ी से भेजे थे। उस समय गाड़ी भी नहीं मिल रही थी यहाँ पे, और ना मिल भी रही थी तो कुछ लोग एक्सेप्ट करना, उसके रिश्तेदार सब नहीं उठा रहे थे। अजीब टाइप का हो गया था यहाँ। मतलब पीपीटी किट उठ दिए लोग कि जाओ भैया ले जाओ, कम से नहीं उठाया। तो आदमी जिसको पढ़ाया है उसको आदमी कैसे छोड़े? फिर उसको गाड़ी में भेजा, उसके घर भेजा गया, वहाँ उसका दाह संस्कार जो भी था वहाँ किया। लो बहुत उटपटांग हो गया। उस समय किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था। उससे 100 गुना खतरनाक था अमेरिका का परमाणु बम। पूरा शहर तबाह हो गया, पूरा शहर। मतलब अभी देखिए तुर्की में जो भूकंप आया ना, वो जापान के परमाणु हमले में 0.1% इतना। तो इतनी तबाही आई। इसका कितना भयानक था जापान। जापान के राष्ट्रपति थे हिरोहितो। उन्होंने बहुत भावुक अपील किया कि मैंने बहुत युद्ध लड़ा है। टेक्नोलॉजी के मामले में यदि आज भी हम चाहे परमाणु बम बनाना तो आज से 5 साल के अंदर हम भी बना लेंगे। लेकिन अब हमें सब कुछ त्याग कर मानवता के रास्ते पर चलना है। हम युद्ध नहीं करेंगे। अपनी सारी सेना को वापस बुलाते हैं। सारी सेना को जापान ने वापस बुला लिया। चाइना से भी उसकी सेना क्या होगी? वापस लौट गई। तब नहीं सोच रहा चाइनीज कूदने लगा सुना, तो जापान वाला मार्क इनको रद्द किया था। और जापान ने कहा कि आज के बाद हम अपनी सेना ही नहीं रखेंगे, ना युद्ध हो ना कोई दिक्कत होगा। कहा कि अगर कोई ऐसा देश है जो हमारी सुरक्षा की गारंटी ले कि कभी भी वो हमारे लिए खड़ा रहेगा, हमारे ऊपर एक गोली नहीं चलने देगा, हम अपनी सेना कभी नहीं रखेंगे। अमेरिका ने कहा हम ही ले लेते हैं जिम्मेदारी। अमेरिका ने सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली। हम आपको क्या कहते हैं, बड़े लोगों के पास 2 जिंदगियां होती हैं। एक उनकी पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में आप लोग जो सोच रहे हैं ना, पर्सनल लाइफ के हिसाब से सोच रहे हैं, तुम ही बम गिराया, तुम ही सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा। लेकिन वो बड़े लोग हमेशा प्रोफेशनल लाइफ में सोचते हैं। उनके लिए पर्सनल लाइफ मतलब ही नहीं होता है। जो बड़ा बड़ा दिखेगा इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट इतनी सा खाना खाएगा सब, समझा कि नहीं? और खाना खाए में 4 को मीटिंग को बैठ ले रहेगा। हाँ ठीक है खा लेना, यहाँ पे 4 छुरी चाकू चम्मच से खाते रहेगा। हाँ ठीक है चलो, समझा कि नहीं? उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है उनका प्रोफेशनल लाइफ। तो जापान को देखिएगा तो पर्सनली तो बहुत खराब था, लेकिन प्रोफेशनली देखिए एक ऐसा देश जिसके पास परमाणु बम है वही सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहा है। जाइए तो नहीं अब जापान पे मार के देखिए कोई। जापान को मारना मतलब अमेरिका को मारना, समझा कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। अमेरिका ने पूरी किसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी? जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले लिया। और पूरी तरह से आज भी जापान के पास अपनी सेना नहीं। अमेरिका ने कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी तो ले रहे हैं, लेकिन सेना पे जितना बजट आएगा तुमको देना होगा। जापान ने कहा ठीक है हम दे देंगे। तो अभी जापान की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी, हाँ आगे बढ़ जाए। अमेरिका ने क्यों लिया? क्योंकि उसको पता था कल उसको चाइना को काउंटर करना, फिर इंडिया को काउंटर करना, फिर रसिया। इसलिए एक अच्छा जगह फ्री में मिल गया, वहां पे पूरी सेना रखेगा, मार होगा। दूसरे के खेत में अखाड़ा लड़ने में क्या जाता है? ओकर खेत खान देगा आदमी, यहाँ पे पूरी तरह रद्द हो जाएगा। अब यहाँ से पूरी तरह से अगर मिसाइल मारेगा तो रूस यहाँ मारेगा, अमेरिका की कौन चीज जा रहा है? समझा कि नहीं? क्या किसी को दिक्कत?
बहुत तेज है अमेरिका। खरा कि अमेरिका बहुत तेज है। आगे बढ़े। ये तो जापान निपट गए। कौन निपट गए? बिना मतलब इटली का था डोमिटो मुसोलिनी, उड़ रहा था, उसकी जनता उसी को पकड़ के तमाचे तमाचे दिया, टांग दी फांसी कि तू काली उड़ रहा है चट्टा कहीं का, तुम्हारे चक्कर में हम लोग युद्ध में फंस गए। कहता है कि जो युद्ध नहीं लड़ाओ बाज महिला के समान है, मारो चट्टा को। तो इधर से निपट गया कौन? डोमिटो मुसोलिनी। कौन निपट गया? अब बच गया कौन? जर्मनी। जर्मनी में इधर से बढ़ चुकी थी मित्र राष्ट्र। इधर से कौन बढ़ चुके थे? मित्र राष्ट्र। इधर से बढ़ चुके थे रेड आर्मी। और धीरे धीरे वो जर्मनी के अंदर घुसते जा रहे थे। प्रतिदिन वो अंदर घुस रहे थे, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर डेली अंदर घुस रहे थे। लास्टली ऐसा आया कि हिटलर जब अपने बंकर पे चढ़ा तो उसको अपने से कुछ दूरी पर रेड आर्मी दिखाई दी और पीछे कुछ दूरी पर मित्र राष्ट्रों की सेना दिखाई। हिटलर कहा काम खत्म। ईवा ब्राउन नीचे चाय पी रही थी, कहा कि चलो हम तुमसे शादी करते हैं। ले गया उसको, धाए अब मार लिया अपने को भी। बंदूक नहीं ना हिली। कोई को समझाने के चक्कर में मार देता है सब। एक को ब्याह में ना नाच रही थी डांसर, अब खूब बंदूक नचा रही थी, देखो ले आके गोली मारा, तू चौकड़ी असली था रे भाई। अब पूरा लेके खूब उसको लेके पूरा नाच रही थी, उसको लगा कि झुनझुना थमेले है, और उसी के हाथों से लेके जो गोली चला गया हम ना नचतो। हाँ बाद में बेहोश हो गई। आगे समझते हम लोग। हाँ डोमिटो मुसोलिनी आता है, उसमें टाइप हो गया कुछ। अब यहां समझिए मेरी, जर्मनी का हिटलर जो था वो ज्वाइंट सुसाइड किसे किया? ईवा ब्राउन से। उसने जहर भी खा लिया था, जहर भी खाया, उसके बाद से मार भी लिया। क्या बाई दी वे गोली मारने में क्या होता है ना, कभी गोलियां निकल जाती है साइड से, ऐसे गोली चलाने के बाद झटका ऐसे लग गया तो ठीक है, जब यहाँ मारना तो थोड़ा हल्का पीछे करके मारे तो हमने यहाँ से निकल जाएगा, सारा काम खत्म। अब मार लेता ऐसे ऐसे मारेंगे तो क्या होने वाला है, यहाँ से फाड़ के यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ कौन सा स्पेशल चीज था थूथूर के सिवा? बाद में ऑपरेशन हो जाएगा, गोली मार दे रहा टे हो जाएगा मुंह, और तो कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पे। तो उसको डर था कहीं पे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे मारे आर पार हो जाए, समझा कि नहीं आ गया? अरे तो उसने थोड़ा भी मतलब ना वो नहीं छोड़ा था, कहा था कि अगर हम बच गए तो हमारे से मजदूरी कराएगा। समझा? हिटलर क्या हो गया? मर गया। हिटलर के मरने के बाद पहुंची थी कौन? रेड आर्मी, रूस की सेना। निकाली हिटलर को, रे चट्टा कहीं का, फांसी दे तो मर गया तो क्या हो गया? अरे बाप रे बाप, हिटलर से सब बहुत नफरत करता था सर। और हिटलर जब मर गया तो जर्मनी का क्या होगा? जर्मनी को बांट लिया गया। इधर का एरिया हो गया रूस का, उधर का एरिया हो गया मित्र राष्ट्रों का। अब बीच में चलाई गई बर्लिन की दीवार। कौन सी दीवार? बर्लिन की दीवार चला दी गई थी। सोचिए, बर्लिन की दीवार चलाने के बाद मित्र राष्ट्रों ने अपने पसंद का एक सरकार यहां बैठा दिया जो इनकी बात सुनता था। तो रूस ने कहा हम भी अपने पसंद की सरकार इधर बैठा देते हैं जो मेरी बात सुनेगा। अब यहां से हो गया मित्र राष्ट्रों को रूस को गरियाना होता था तो कहता था तुम गरियाओ रूस को, अपने नहीं डायरेक्ट गरियाता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, रूस को अगर यूरो को अलग मारना होता था खुद नहीं मारता था, हथियार देता था पूर्वी जर्मनी को। किसे देता? पूर्वी जर्मनी। कहता मारो उधर हथियार से। अमेरिका कहता हमको किस चीज की कमी है, ये तुम लो हथियार, मारो इधर मारो इधर मारो इधर। समझ आ गया कि नहीं? काटाकुटी चल रहा है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कभी भी बड़ा गुंडा खुद नहीं लड़ने आता तो छोटका को भेजते रहता है। समझ आ गया? और छोटका गुंडा लोग की गलती होती है, वो अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खान समझ लेता है। गुड्डू पंडित का हाल होता है लास्ट में। समझ आ गया कि नहीं आ गया? गुड्डू पंडित और नहीं, 2 को भाई मारा जाता है मिर्जापुर में, देखते हैं बहुत, उसमें तो केवल मारे धार दिखाया गया, लास्ट में मारा जाता है। यहाँ पे इन लोगों को समझ में नहीं आता। बर्लिन की दीवार, और इसे कहा गया शीत युद्ध। डायरेक्ट नहीं लड़ाई होगा, इनडायरेक्ट। बताइए, अमेरिका को इधर मारना होता था किससे कहता था? पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी। ये बर्लिन की दीवार बनाई गई थी 1945 को और तोड़ दी गई 1989 में। क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। और बर्लिन की दीवार को क्या कर दिया गया? ढा दिया गया। बर्लिन की दीवार ढा देने के बाद 1989 में जर्मनी स्वतंत्र हुआ। जर्मनी स्वतंत्र, समझ में गया? इतना अभी हुआ। हम लोग के बाद जर्मनी को हम लोग देखे तो छठियार जर्मनी का। अरे तो ये जर्मनी स्वतंत्र हो गया 89 में, तब हम लोग से आजादी के हिसाब से देखिएगा, उम्र के हिसाब से तो छोटे हैं हम लोग से, और इतिहास के हिसाब से हम लोग से बड़ा है। बट एक होता है ना स्वतंत्रता के हिसाब से। जब 1989 में कौन हुआ? जर्मनी है। जर्मनी वो भी कब? जब रूस कमजोर हो गया तब। 1991 में रूस तो मरिए गया पूरी तरह, सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया। कितने देशों में टूटा? 15। लेकिन अचानक थोड़ी अर्थव्यवस्था पहले से कमजोर होती रहती है। जब इसकी अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी तो यहाँ ध्यान देना कम किया, तो यहाँ अमेरिका ने यहाँ के लोगों को चढ़ा दिया, तू तो बर्लिन की दीवार एक हो जाओ। टूट दिया सब, बर्लिन को ढकेलो दम लगा के, टूट दिया सब। बर्लिन की दीवार टूट दिया, 50,000 आदमी मिलकर टूट दिया, तो बर्लिन की दीवार उलट गई यहाँ पर। और जर्मनी क्या हो गया? आजाद हो गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? स्वतंत्र हो गया जर्मनी। अब देखेंगे शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? दीवार समझ में आया? बस पूरा इतिहास में बस दीवार समझ में आया। हाँ सर समझ गया, दीवार गिरा दिया। चलिए नेक्स्ट कॉल समझेंगे।